आएंगे सही पर जाएंगे नहीं। आएंगे अब जहाज अपनी मर्जी से आप जरूर आएंगे, कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे। एक तो ये बात, और वो हमने कर दिया। जब इंडिया के जहाज ऐसे रनवे पे उड़े जहां पे लाइटें ना जल रही हो, उसे कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। जब इंडिया के जहाज हवा में तो उड़े 80 जहाज, लेकिन वापस उड़ते वक्त, नीचे उतरते वक्त उनको रनवे पे लाइटें ना मिले, उसके उस फोर्स का नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स। पहली बात। दूसरी बात आप सुने, आप उड़ा लें जहाज। आप अबे राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं ना अब हम समंदरों से आएंगे, बिल्कुल आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आए समंदरों से, देखी जाएगी, वो भी देखेंगे। दूसरी बात, आशीष भाई ने बात की, और अब जहाजों का मैंने क्या कहना है, तो ट्रंप भी बोल पड़ा है। अब सीडीएस चौहान साहब और इंडिया के डिफेंस अताशी जो इंडोनेशिया के बाद, ट्रंप ही बोल पड़ा 5 जहाज गिरे हैं, और ट्रंप ने वार्निंग कर दिया इंडिया को कि अगर तुमने मेरा किरदार ना माना इस जंग को बंद करवाने में, तो अगली दफा मैंने कह देना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए। अभी तो उसने कहा जहाज गिरे हैं, बड़ा स्मार्टली खेला है, उसको पता है मेरे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात देखिए, इंडिया आईएमएफ के पास गया, पाकिस्तान को पैसे ना दो, इंडिया की बहुत बड़ी ग्लोबल रेलिवेंस है। इंडिया आईएमएफ के पास गया ना, तो आईएमएफ ने क्या कहा, सॉरी हम आपकी बात नहीं मानते। वहां फ्रांस भी है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वहां अमेरिका है, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वहां पे दुनिया के 26 और मुल्क हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े होते हैं। तो वो तो आप गए, एफएटीएफ में गए, एफएटीएफ ने तो केस भी नहीं सुना इंडिया का। उसने कहा यार ये क्या आप लोग हमसे, ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार, ठीक है, केस भी नहीं सुना उन्होंने एफएटीएफ में। अगर सुने तो मुझे बताइए, पाकिस्तान के बारे में बात की हो, आगे आ जाए। जो आशीष भाई आप ने पिछले बात, महीने की रिपोर्ट देखिए कमल, एफएटीएफ की पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए। और जहां तक रही फाइटर जेट की बात, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहे हैं, कहाँ है? मैंने प्रूफ जवाब दिखा दिया। दीजिए ना। मतलब वो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर है, वहां पर है, दिखा दीजिए। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को दिख रहा है ना। अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा एक क्रेटर क्रिएट किया नूर खान जो एयरबेस है वहां पर, तो वापस नो टाइम इशू कर दिया गया कि दिस रनवे इज अगेन अनअवेलेबल। इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पे। अभी कल उस नो टाइम को रिन्यू किया गया कि 5 अगस्त तक वापस ये रनवे अभी डिफंक्ट है, नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। आप सोचो इतने महीने लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए। आप एक प्रूफ दिखा दीजिए कमल कि इंडियन एयरफोर्स का ये हो गया, इंडियन जा रही एयरफोर्स का है वो हो चीमा गया। साहब, राजनाथ सिंह देखिए, साहब ये भी मैंने तो अपनी कह रहे हैं बात फोटो दे दें। लेकिन मुझे आपने टोक लिया दोनों ने, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन सर मुझे फोटो के भी बात बताइएगा, फोटो भी दिखाने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे है ना अर्जुन, सोशल मीडिया पे है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, कमल उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब मुझे बात करने दें, अगर इजाजत हो, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तब बोलूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। अब जो इन्होंने बात की एयरफोर्स की, 2 दिन इंडिया की एयरफोर्स हवा में नहीं उड़ सकी, 2 दिन। ये मैं नहीं कह रहा, और अगर मैं कह रहा हूं तो आप गलत गए। ये सीडीएस अनिल चौहान साहब ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में बता चुके हैं कि हमें 2 दिन लगे ये समझने में कि हमारे जहाज गिरे कैसे हैं। उसने सवाल किया जहाज गिरे हैं, उसने कहा ये सवाल नहीं है कितने गिरे हैं, कैसे गिरे हैं ये हमारे लिए। ओ भाई हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपके जहाज कैसे गिरे, हमारा प्रॉब्लम है गिरे हैं, हमें उतना ही क्लेम करना है। जो क्यों क्यों गिरे हैं वो आप फैसले करें, आपकी एयरफोर्स है, आपने करना है। दूसरा देखिए, बात सुने, आज मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए, एयरफोर्स इंडिया की बड़ी तगड़ी एयरफोर्स है, बड़े अच्छे पायलट्स हैं, बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है। इसमें ये देखिए, मैंने मैंने मुझे पता है कि इंडिया की मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है, बड़ी कमाल की उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन हर जगह पे इंसान चीजें पिक नहीं कर पाता। तो वो जो राफेल को जो सिस्टम चलाता था, उस सिस्टम के अंदर ये एंटर होगी पाकिस्तान एयरफोर्स। चले मैं वो भी नहीं जाता, एक खबर बन जाती है। अब बात कर रहे थे टीआरएफ की, फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस फोर्स, इंडिया ने उसको बैन किया, इन्होंने अमेरिका को कहा कि आप एटलीस्ट उसको तो बैन कर दें, ठीक है, टीआरएफ को बैन कर दें, रेजिस्टेंस फ्रंट को। अमेरिका ने बैन कर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कल यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की एक कंपनी को बैन किया जो तेल लेती है रशिया से और रिफाइन करती है। इंडिया ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन की यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते। तो अमेरिका अगर यूनिलैटरल कोई सैंक्शन लगाता भी है तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है?
आर्गुमेंट इंडिया का ही मैं दे रहा हूं। इंडिया ने कहा कि हम यूनिलैटरल सैंक्शन अगर यूरोपियन यूनियन से हमारी किसी ऑयल कंपनी को आ रही है हम उसको नहीं मानते। तो ये अमेरिका की तरफ से अगर कोई यूनिलैटरल सैंक्शन आ गई है तो सो व्हाट, हमें इससे क्या है। जरी बात है, इंडिया को खुश भी तो करना है ना। अमेरिकन ने जो हुआ है आपको पता ही है क्या हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त और एफएटीएफ वगैरह भी कुछ भी नहीं एफएटीएफ में हो रहा। देखें, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान एफएटीएफ में था ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक पॉलिटिकल गेम थी, उसके पीछे पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग थी। इशू भी था लेकिन आर्म ट्विस्टिंग थी, दोनों चीजें थी। मैं आई विल नॉट स्पीक, गलत बात नहीं करूंगा। इशू भी था। इशू ये था कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 जो था वो भी इंप्लीमेंट करना था। वो पाकिस्तान ने आफत सईद और इस तरह की चीजें और लीगल कुछ चीजें थी वो ठीक नहीं की हुई थी, वो भी दोनों कंप्लीट कर ली। अमेरिका के साथ दोबारा अलाइनमेंट भी ठीक हो गई। तो वो चीज है। आप क्या समझते हैं इंडिया के कहने पे आईएमएफ या एफएटीएफ पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करेगा इंडिया के कहने पे? आप ये समझती हैं मैडम? आप देख लीजिएगा। नहीं सर, ये बात आशीष बताएंगे, जाहिर है इस वक्त मैं तो नहीं बताऊंगी। क्या कहेंगे आशीष? एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा हूँ कमर कि इंडिया के बोलने पे थोड़ी ना यूएस टीआरएफ के खिलाफ एक्शन लेगा, इंडिया के बोलने पे थोड़ी ना एफएटीएफ वो करेगा। बट सिंस आपने कुछ रूल्स जो ग्लोबल बॉडीज है उनकी बात की, ये तो जुमले वाली बात हो गई नो कि आईएमएफ में इंडिया ने ये किया वो किया। ऐसा नहीं होता कमर। आरजू के व्यूअर्स के लिए मैं जरूर बता दूंगा कि वोटिंग परसेंटेज होते हैं हर कंट्री। आईएमएफ में फॉर एग्जांपल यूएस का लगभग 16.5% का वोटिंग परसेंटेज है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सबको मिला के 3.05 एग्जैक्टली वोटिंग परसेंटेज है। चाइना 6-6.5% का वोटिंग परसेंटेज है। जापान 6-7 के बीच में परसेंट वोटिंग परसेंटेज है। तो ऐसे ये जुमले वाली बातें कि इंडिया के बोलने पे आईएमएफ ये कर देगा, इंडिया के बोलने पे यूएस वो कर देगा, एफएटीएफ वो कर देगा, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखिए आईएमएफ में पाकिस्तान पिछले 35 सालों में कितने बेल आउट मिले आपको पता है? मतलब कितने बार कटोरे लेके पाकिस्तानी सरकारें बदली। 35 इयर्स में आरजू 28 टाइम्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज बीन ग्रांटेड बेल आउट पैकेज, बेल आउट पैकेज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप देखिए सरकारें बदलती रही, जनरेशंस ने देख लिया 35 सालों में 28 टाइम। तो ऑब्वियसली इंडिया के बोलने पे तो नहीं हो रहा है। मैं आशीष भाई आपकी बात मान लेता हूं। आपने कहा 23 दफा गए, मैं कहता हूं जी 35 सालों में 35 दफा गए। इम्पोर्ट गुड हो गया। इतना गुरूर यार बेल आउट पैकेज में, मतलब भीख मिलने में इतना, मतलब लोन मिलने में इतना। सुने तो सही ना। हाँ सही। इंडिया के अंदर जो सैकड़ों बैंक हैं, क्या वो इंडियन अवाम को जब लोन देते हैं तो भीख देते हैं? जब इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को लोन देती है, सस्ते लोन देती है, तो क्या वो इंडिया की अवाम को भीख देती है? आरजू यू लेट मी आंसर दिस। यू लेट मी आंसर दिस, क्योंकि जो कमर कह रहे हैं ना, जो कमर कह रहे हैं वो खाली इंडिया की बैंक और पाकिस्तान की बैंक नहीं होता है, वो वर्ल्ड वाइड बैंक का रूल होता है। बैंक जब इंडियन अवाम को लोन दे वो भीख होती है। हाँ मैं आपको बताता हूँ। यस कमर, अगर 35 साल में है ना, अगर यहाँ पे तो होम लोन मैक्सिमम 30 साल का होता है, अगर 35 साल में कोई 28 बार ईएमआई ना भर के 28 बार भीख मांगने आए, 28 बार लोन लेने आए, तो वो अलाउड नहीं होता है। एंड आई एम श्योर आपके यहाँ भी नहीं होता होगा, है ना। आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास में जाएंगे 28 टाइम्स कि यार पिछले वाली ईएमआई नहीं भर पाए हैं, इंटरेस्ट नहीं भर पाए, तो एक और लोन दे दो। यस, अगर आप 28 बार मांगेंगे ऑन एन एवरेज, हर साल मांगेंगे, तो वो भीखी होती है, फिर वो लोन नहीं होता। लोन एक बार होता है, 2 बार। आरजू आप क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए आरजू, पाकिस्तान में ऐसा होता है पाकिस्तानी अवाम को? एंड आई वुड रिक्वेस्ट आपके व्यूअर्स प्लीज जरा कमेंट्स में बताएं, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है बैंक लोन दे रही है और 30 साल में 28 बार आपको और लोन दिए जा रही है? ऐसे बैंक ऑपरेट कर रही है? अभी एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना। 28 बार मांगोगे तो भीख होगी। मैं कहता हूं जी, इंडिया के अंदर जितनी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, अदानीज एंड अंबानीज जो कि मेन फाइनेंसर हैं पीएम मोदी साहब के, उनमें से कोई एक भी ऐसी है जो बैंक लोन के बगैर चलती है? हर कंपनी हर साल लोन लेती है, हर एसेट पे लोन लेती है। 1 बार लेगी, 3 बार लेगी, 5 बार लेगी, 28 बार थोड़ी लेगी। मैं बताता हूं आप क्यों कहते हैं ये इंडिया के अंदर आईएमएफ का क्यों बात की जाती है। आरजू, इंडिया के अंदर देखें, एक है पाकिस्तान लोन लेता है, बिल्कुल लेता है,
नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पांव पे खड़े होना चाहिए, पांव पे खड़े होना चाहिए। इंडिया बार बार आईएमएफ क्यों कहता है? उसकी वजह, उसकी एक वजह थी इमरान खान ने इसको बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज किया कि जी हम कटोरा नहीं लेंगे, हाथ नहीं मांगेंगे, भीख नहीं। इंडिया ने कहा कि इस नैरेटिव को इस्तेमाल करो और ये कहो देखो, दो मुल्क एक वक्त आजाद हुए और हम तरक्की करके इतना आगे चले गए और पाकिस्तान आज तक वहीं खड़ा है, देखो हमारी कामयाबी है ये। तो इंडिया ने इसको अपना पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने सेल किया। कहते हैं दोस्तों कि देर आए दुरुस्त है, और पाकिस्तान के साथ वैसा ही कुछ हुआ है। पहले इनकी जो सरकार थी वो इस बात को मानने पर इनकार करती थी कि इनके देश में आतंकी संगठन एक्टिव है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव कह लें या इनकी पुरानी नीतियां कह लें, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि हाँ पहले कुछ टेरर ग्रुप हुआ करते थे और इस तरह के काम करते थे, लेकिन उसके पीछे जो वजह थी वो अमेरिका खुद था। अभी हाल में ही इनके जो नेता हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई थी पहले, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि सबसे ज़्यादा इसका जो शिकार हुआ है हमारा देश हुआ है, भारत। भारत में सबसे ज़्यादा आतंकी हमले अगर कराए गए हैं तो पाकिस्तान की तरफ से कराए गए हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के द्वारा कराए गए हैं। अभी जैसा आप पहलगाम ले लें, इससे पहले मुंबई अटैक, पठानकोट, उरी हमला कौन भूल सकता है, पुलवामा हमला कौन भूल सकता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने आज ये पलटी मारी है और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, मुझे लगता है दुनिया को ना इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? उसके पीछे की वजह है, क्योंकि ये बेशक मान रहा है कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सुधर गया है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और चीज़ों को थोड़ा शांत करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा शांत करने की वजह से ना ये ऐसे बयान पहले भी देते आए हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बयान जारी रहेंगे। लेकिन उस पर काम नहीं होगा। काम जब होगा जब आप खुद उन ठिकानों को तबाह करेंगे, उन ठिकानों को नष्ट करेंगे। ये तो भारत को करना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर में अभी क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज़ है, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी इस बात को कह रही हैं कि क्या वाकई टेरर कैंप थे जिनको नुकसान पहुंचाया गया? क्या ऐसे टेरर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं? एक पत्रकार जिसको सब सच्चाई मालूम है, उसके बावजूद वो अगर इस तरह की बातें कर रही है तो मुझे लगता है ये गलत है। क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं? आप तो ऐसे डिनाई कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैडम अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इसके तहत जहां जरूरत पड़ेगी भारत एक बार फिर से घुसेगा और पाकिस्तान के अंदर इन आतंकी संगठनों को खत्म करेगा। और भारतीय सरकार को चाहिए कि अपनी जो सीमाएं हैं उसको और मजबूत करे, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करे इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि जितने भी इनके ढकोसले होते हैं ना उसमें भारत ना आए। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।